फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 7वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उदित ने एक्साइटमेंट में आदित्य को किस तो कर दिया, लेकिन उसके बाद सबका ध्यान उसकी तरफ चला आया। उदित ने जो किया उससे उसकी आंखें झुक गई। उसने एक बार सबकी ओर देखा। सबको अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उदित को शर्म से गड़ी जा रही थी। वो भागकर सीधे वंदना के रूम में चली गई। उदित के जाते ही सब एक दूसरे का चेहरा देख हंसने लगे। उदित कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी, हे माता रानी, ये क्या कर दिया हमने। हम भी पूरे पागल ही हैं। पता नहीं सब क्या ही सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में। अब हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे। उदित अभी खुद से ही बातें कर रही थी, तभी कमरे में सुहाना और वंदना आते हैं। उदित नीचे की तरफ देख रही थी। उसकी हिम्मत भी नहीं होती है कि उनसे नजरें मिला पाती। वंदना उदित को अपनी तरफ देखने को कहती है, लेकिन जब बार बार कहने पर उदित नहीं देखती तो वंदना उसके सामने बैठते हुए बोलती है, कोई नहीं उदित, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे भी तो आप आदि को दोस्त कहती है। दोस्त में तो ये नॉर्मल है। सुहाना दी सही कह रही है बेटू। आपको उसके लिए परेशान होना जरूरी नहीं है। इतनी भी बड़ी बात नहीं है। सोच लेना तुमने अपनी बहन के देवर से मजाक किया है। वैसे भी आपका ही सपना था हमारे देवर को परेशान करने का। फिर बाहर की तरफ चेहरा करके आ जाइए आप सब। सब ठीक है। बात ये थी कि उदित के इस तरह अंदर आ जाने से सब परेशान हो गए थे। सब अंदर आते हैं लेकिन उदित आदित्य की तरफ नहीं देख रही है। ये बात आदित्य को परेशान कर रही है। धीरे धीरे सब बात कर रहे हैं, लेकिन उदित और आदित्य के बीच में अभी भी ठीक से बात नहीं हो पा रही है। जीजू ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हम और नूरजहां चाहते हैं कि आप लोग नीरव और सुहाना जी के बारे में किसी से बात न करें। हम दोनों कल घर वालों से बात करके शाम तक उनके घर जाएंगे रिश्ते की बात करने। सब एक साथ ठीक है। तभी आकाश बोल पड़ा, लेकिन जीजू, जो भी करना है जल्दी करना, क्योंकि मुझे अपनी भाभी के साथ टाइम स्पेंड करना है। नानी और मामी के आने के बाद उदित और सुहाना घर चले जाते हैं। रात को जब सब साथ में खाना खा रहे होते हैं तब आदित्य और नीरव जीजू को इशारा करते हैं। जीजू इशारे से, चुप रहो तुम दोनों, हम जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं। शांति रखो तुम दोनों, शांत रहो। नानी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नानी जी, जमाई बाबू, आपको हमसे ये पूछने की जरूरत नहीं है। आप कुछ बुरा बोल ही नहीं सकते हैं, तो बुरा लागेगा तो कोई सवाल ही नहीं है। कहिए क्या बात है। शांत रहो। नानी जी, आपको सुहाना जी कैसे लगती है। नानी जी, बहुत बढ़िया। जितनी सुंदर है उतनी संस्कारी भी। बोली तो इतनी मीठी है कि एक बार सुन के सारी थकान उतर जाए। सच्ची कहे तो दोनों बिटिया हमें बहुत पसंद है। हम तो सोचे थे दोनों को बहू बनाए ले। शांतनु, लो नानी, आपने सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। नानी जी, जमाई बाबू हमको समझे नहीं। शांतनु, छोटे साले साहब पसंद करते हैं सुहाना जी को, शादी करना चाहते हैं उनसे। मामी, हमें तो तीज के दिन से ही पता था। फिर नीरव के कान को खींचकर, उस दिन तो कैसे मना कर रहे थे। नीरव, सॉरी मामी। शांतनु, तो क्या कहती है नानी जी, कल चलें उनके घर बात करने। नानी, वो सब तो ठीक है, पर छोटे पसंद भी है या नहीं। मतलब दोनों बिटिया काफी सीधी हैं। बंदना सीधी भी है, अच्छी भी है, और हमारे छोटे भी उन्हें काफी पसंद है नानी। खुद उन्होंने हमारे सामने कहा। ये कहती हुई वंदना जी ने नीरो की तरफ देखकर नानी को दिन में हुई सारी बातें बता दी। नानी जी, अच्छा, तो ये सब कर रहे हो बेटवा अभी से ही, बिना घर वालों को बताए कहीं भी चले जाओगे। दोबारा ऐसा कियो तो गाल पे थप्पड़ खाओगे आप। इतना अपनी मर्जी के करोगे ना तो कान खींच के खटाई में कर देंगे। मामी जी, सब इतना बोल रहे हैं, नीरो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या बात है, अभी से डर गए क्या। तभी आकाश ने कहा, दी, जीजू, हमें तो लगता है आप बेमतलब ये सब कर रहे हैं, क्योंकि भाई को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी वादी में। देखिए कितने चुपचाप बैठे हैं। नीरव, ओए कुछ भी मत बोल।
नानी मुझे करनी है शादी, इसकी बात मत सुनिए, ये तो कुछ भी कहता है। फिर आकाश की तरफ देख के, और बेटा तू जो इतना हवा में उड़ रहा है ना, तेरा वक्त आने दे फिर बताऊंगा। उसे ये सब कहते देख सब जोर से हंसने लगे। सबको हंसता देख नीरव शर्मा कर वंदना के कंधे पर सर रखकर कहता है, दी देखिए ना, सब हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। वंदना नीरव के बालों को सहलाते बोली, हमारे छोटे को कोई परेशान नहीं करेगा, चुप करिए सब। फिर थोड़ा रुक कर, उन्हें बस हम परेशान करते हैं, है ना छोटे? नीरव, दी आप भी इनके साथ हैं, यहाँ कोई नहीं है जो मेरा अपना हो, सब बस टांग खींचने में लगे हैं, मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से। इतना कहकर वो जाने लगा तो आदित्य ने अपने दोनों हाथ फैलाकर, आ जा बे नौटंकी, मैं हूं ना तेरा अपना टाइम पास। नीरव आदित्य के गले लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सबकी तरफ देख के, वैसे कल चल रहे हैं ना सब सब साथ में? कहाँ? नीरव, अरे नीरव की दुल्हनिया लाने, और कहाँ। मेरी बात होती है तो सबको मेमोरी लॉस हो जाता है। शांतनु, अरे हाँ भाई याद है, जरूर चलेंगे, पर अभी लाएंगे नहीं, अभी तो सिर्फ बातचीत करने चलेंगे। आदित्य, कोई बात नहीं जीजू, कुछ दिन और रह लेगा भाभी के बिना। क्यों बेनौटंकी, सही कहा ना? सब एक बार फिर से हंसने लगते हैं। नीरव, हंसो सब पागलों जैसे, मैं जा रहा हूँ सोने, कल तैयार है ना, वरना मैं अकेले नानी और अपनी प्यारी मामी को लेकर चला जाऊंगा। चलोगे ना आप नानी? मामी और नानी, हाँ भाई मैं तो चलूँगी, क्योंकि हमें जल्दी से अपनी बहू को लाना है अपने घर। दूसरे दिन सुबह सब एक साथ उदित के घर जाते हैं, बस आदित्य को छोड़ के। उदित की आंखें आदित्य को ढूंढ रही हैं। वो भले किचन में थी लेकिन दिमाग बाहर ही था। तभी नीरो उसके पास आकर बोला, साली साहिबा, आपकी नजरें जिन्हें ढूंढ रही हैं वो नहीं आए हैं। उदित, हम उन्हें थोड़ी ढूंढ रहे हैं, हम तो आकाश को ढूंढ रहे हैं। आकाश किचन में आते हुए, दी हम तो बाहर ही हैं। उदित, अच्छा जी, चलिए हमारी मदद कीजिए इस ट्रे को ले चलने में। आकाश ट्रे लेते हुए, वो तो हम लेंगे ही, पहले ये बताइए सुहाना भाभी कहाँ है? उदित, आपकी भाभी अंदर है, अभी मेरी हेल्प करेंगे या भाभी से मिलने जाएंगे? आकाश, पहले आपकी हेल्प करूँगा फिर भाभी से मिलूंगा। इतना कहकर आकाश ट्रे लेकर बाहर आ गया। नीरव मन में, भाई कोई बड़ी बेसब्री से तेरा रास्ता देख रहा है, तुझे आना चाहिए था। उदित नीरो को वहीं खड़ा देखकर, जीजू आप वहाँ क्यों खड़े हैं, आइए यहाँ। नीरो, हाँ आता हूँ। नीरो आकर सबके पास बैठ जाता है। नानी बुआ जी से सुहाना और नीरो की शादी की बात करती है तो बुआ जी शादी के लिए हाँ कर देती है। उदित ने वीडियो कॉल करके शैलेंद्र और अर्चना जी को ये बात बताई तो वो दोनों खुश हो गए। सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि सुहाना शादी के लिए तैयार हो गई थी। किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे सुकून का दिन वही होता है जब उनकी औलाद की खुशियाँ उनके दरवाजे पर बेवजह दस्तक देती हैं। जब जब उन्हें पता चला कि लड़का कोई और नहीं नीरो है, तब उनकी खुशी दुगनी हो गई। दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी और जल्दी ही दिल्ली आकर शादी की डेट फिक्स करने की बात की। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ साफ दिख रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता सामने से चलकर आया है। शादी फिक्स होने के बाद नीरो अंदर सुहाना के पास आकर बोला, मिस मिश्रा। सुहाना जो कि चाय बना रही थी बिना मुड़े ही बोली, हाँ मिस्टर सिंघानिया, कुछ चाहिए था आपको? नीरो उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, हाँ आप चाहिए, घर वाले तो तैयार हो गए हैं, अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं मिसेस सिंघानिया बनने के लिए? सुहाना, बिल्कुल तैयार है। नीरू सुहाना के माथे पर किस करके, एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ तुमको, ये मेरी जिंदगी का वो सच है जो कोई भी कभी भी बदल नहीं पाएगा। सुहाना घबरा कर अपना चेहरा नीरो की तरफ करते हुए बोली, कैसी बात? प्लीज अब ये मत कहिएगा कि हमसे पहले आपकी लाइफ में कोई और थी, वरना हम गला दबा देंगे आपका। नीरव अपने दोनों हाथ सुहाना के गले में डालकर बोला, इतनी दबंगई की होने वाले पति का गला दबाओगी, पाप करोगी? सुहाना, हाँ तो अगर ऐसा कुछ था तो पहले बताना था, अब बताएंगे तो ऐसा ही करूंगी। नीरो, मिसेस नीरो सिंघानिया, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये बताओ, सबके सामने तो सीधी सादी रहती हो, मेरे सामने ही शेरनी बन जाती हूँ? सुहाना, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और हमें आपसे डर भी नहीं लगता। नीरव, और वो क्यों? सुहाना, क्योंकि आप वो हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहते हैं। नीरव सुहाना के हाथों को पकड़कर चूमती हुई, वो तो सच है और मैं ऐसा हर बार करना चाहूँगा। सुहाना थोड़ा शर्मा जाती है लेकिन फिर कुछ देर बाद
दोबारा पूछती है, वैसे वो क्या बात थी जो आप बता रहे थे? नीरू सुहाना को अपने बारे में सब बताता है कि वो अनाथ है और माँ पापा ने उसे गोद लिया था। सुहाना, हमें पता है, दी ने बताया था और साथ में ये भी कहा था कि आप उन्हें आदि से भी ज़्यादा प्यारे हैं। नीरू, वो तो सही है। दोनों बात ही कर रहे होते तभी उदित वहाँ आती है। उदित, ये बढ़िया है, हमारे जरिए यहाँ तक पहुँचे और हमें ही साइड कर दिया गया। वैसे हमें पता है कलयुग चरम पर है, पर इतना ज़्यादा नहीं सोचा था हमने। खैर जाने दो, बताओ क्या चल रहा है रोमियो जूलियट? नीरू सुहाना के हाथ को छोड़कर उदित के कंधे पर हाथ टिकाते हुए, आपको साइड करके नरक में प्री बुकिंग थोड़ी करनी है साली साहिबा। आपका नंबर तो लिस्ट में हमेशा ऊपर ही रहे। वैसे यहाँ कुछ खास नहीं चल रहा है, बस हम दोनों विचार कर रहे थे कि इनको तो मेरे जैसा हैंडसम मिल गया, लेकिन अब आपके लिए भी तो ढूंढने की तैयारी करनी पड़ेगी। उदित, ना जी ना, हमें ऐसा कोई नहीं चाहिए। हम अकेले ही खुश हैं। हमको अपने किशन कन्हैया और माँ पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। नीरो, और अगर मैं कहूँ कि अपनी दीदी के साथ ही रह जाओ तो? उदित, कुछ भी कहते हैं आप जीजू, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इन बातों को छोड़िए और बाहर चलिए, क्योंकि इनकी नानी सास और आपकी बुआ सास दोनों को बाहर बुला रही हैं। आ जाइए, वरना कहीं दोनों ब्यूटीज का दिमाग खराब हुआ तो करी कराई मेहनत पानी में मिल जाएगी। नीरो उदित का हाथ पकड़कर बाहर आते हुए, अरे आपके रहते ऐसा गजब थोड़ी हो सकता है। आइए चलते हैं। तीनों एक साथ बाहर आ जाते हैं। 2 दिन बाद आज सिंघानिया मेंशन में बहुत चहल पहल है, क्योंकि आज गणपति बप्पा आने वाले हैं। नीरो और आदित्य गणपति को लेकर आते हैं। तीनों भाई साथ गणपति लेकर घर की अंदर पूजा वाली जगह पर बिठाते हैं। ऐसे मौके पर वंदना दी ने टिया को भी वापस बुला लिया था, लेकिन इस बार उसने उदित के लिए कुछ अलग ही प्लान किया था। शैलेंद्र और अर्चना जी भी दिल्ली आ गए हैं। आज सब एक साथ सिंघानिया मेंशन थे। सबसे पहले तीनों भाई साथ में आरती करते हैं, फिर नानी और बुआ जी। बाद में जोड़ों ने एक साथ बप्पा की आरती उतारी। मामा, मामी, शैलेंद्र, अर्चना, वंदना, शांतनु, नीरो, सुहाना। सुहाना ने आरती का थाल उदित के हाथों में देते हुए उसे आरती करने का इशारा किया तो उदित आरती का थाल लेकर आरती करने लगी। हालांकि आदित्य पहले भी आरती कर चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उदित के बगल में आके खड़ा हो जाता है। सब उन्हें देखते हैं पर कोई इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन टिया का ध्यान बराबर आदित्य और उदित पर ही है। आदित्य और उदित एक साथ आरती करते रहते हैं। आदित्य को वापस आरती करते देख आकाश भी आ जाता है और इन्हीं के साथ खड़ा हो जाता है। आदित्य दिया आकाश को पकड़ा देता है। आकाश के आरती करने के बाद टिया आती है और थाल लेकर आरती करने लगती है। उदित और आदित्य से थोड़ी दूर पर खड़े रहते हैं और टिया आकाश के पास थाल लिए खड़ी है। पंडित जी आरती का समापन करने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। सबकी आंखें बंद हैं। टिया इसका फायदा उठाकर उदित की तरफ एक जलता हुआ कपूर उछाल देती है। उदित जिस पर्दे के पास खड़ी होती है उसमें आग लग जाती है। उदित या किसी और को भी पता नहीं चलता है कि उसके पास कुछ चल रहा है। पूजा के बीच में आदित्य को किसी को कॉल आती है। आदित्य फोन लेकर वहां से थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन सामने से किसी की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। आदित्य फोन रख देता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, उदित के चारों तरफ आग देखकर उसकी तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाता है, उदित हटो वहां से। उदित जो कि आंखें बंद करके आरती कर रही थी, आदित्य की आवाज़ सुनकर आंखें खोलती है। आदित्य की आवाज़ से सबका ध्यान उस तरफ जाता है। अपने चारों तरफ आग देखकर उदित घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र अपने पास खड़े आकाश पर पड़ती है, जो पर्दे के एकदम करीब खड़ा है। उदित जल्द से आकाश को दूसरी तरफ धक्का देती है, जिससे वो थोड़ी दूर पर गिर जाता है। नीरो आगे बढ़कर आकाश को उठाता है और जैसे ही उदित की तरफ मुड़ता है तो देखता है उदित के चारों तरफ आग ही आग है। उदित को आग में फंसा देखकर शैलेंद्र जी और अर्चना जी परेशान हो जाते हैं। सब उदित को ऐसे देखकर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी टिया घी का डिब्बा उदित की तरफ गिरा देती है। आग और भड़क जाती है। सुहाना उदित को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है तो वंदना और शांतनु उसे पकड़ लेते हैं। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल जाती है। आदित्य उदित को आग से दूर रहने को बोलता है। शांतनु सबको आग से दूर ले जाता है। नीरो और आदित्य अभी भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ती ही जा रही थी। शांतनु ने एक कंबल लाके उदित की तरफ फेंक कर कहता है, खुद को इसमें लपेट लो उदित। आदित्य लगातार आग बुझाने को
कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, और वो था उदित को खोने का डर। अपने आसपास इतनी आग देखकर उदित बहुत डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उदित के कमल में भी आग लग जाती है। ये देखकर आदित्य खुद की परवाह किए बिना ही उदित के पास जाता है, उसे पकड़कर गले लगा लेता है। इस वक्त सारे घर वाले बहुत डरे हुए हैं। कंबल की आग बुझाकर आदित्य उदित को गोद में उठाता है। तब तक शांतनु बाहर से पाइप लाकर चला देते हैं। आग बुझते ही आदित्य उदित को लेकर सीधे अपने कमरे में आता है, और उसके पीछे पीछे सारे घर वाले भी। सबकी नज़र उदित पर ही टिकी है। आदित्य, उदित आंखें खोलो, उठो उदित, सुन रही हो ना, उठो उदित। फिर नीरो और शांतनु को देखकर जीजू, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए, और नीरो तू पानी लेके जल्दी आ। बाकी सब लोग थोड़ा दूर हो जाइए, उसे हवा आने दीजिए। शैलेंद्र जी बेड पर बैठकर उदित के हाथों को पकड़कर, बेटू आंखें खोलिए, बात कीजिए आप हमसे। अर्चना जी उदित के पैरों पर बर्फ रखते हुए, उदित बेटा उठिए, बात कीजिए हमसे बेटा। उदित सुनिए। नीरो पानी लेकर आता है तो सुहाना पानी लेकर उदित के चेहरे पर छिड़कती है, फिर उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करके, बेटू सुनिए ना, प्लीज़ हमसे बातें कीजिए। आप हमसे कहती हैं कि हम चुप रहते हैं, फिर आप आज क्यों चुप हैं? वैसे तो इतना बोलती हैं कि सर दर्द हो जाता है, और आज हम बोलने को कह रहे हैं तो नहीं बोल रही हैं। फिर नीरो का हाथ पकड़कर, नीरो आप बोलिए ना, आप तो उनके अच्छे दोस्त हैं, आपकी बात तो ये कभी नहीं टालती है, आपकी सारी बात मानती है, आप ही कहिए कुछ। तभी शांतनु डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर के आने पर सब कमरे से बाहर आते हैं। सुहाना और आदित्य उदित के पास है। आदित्य ने अपने हाथ में उदित के हाथ को पकड़ रखा है, जो आग की वजह से थोड़ा सा जल गया है। शैलेंद्र और अर्चना जी आंखों में आंसू को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बुआ जी भी एक तरफ बैठी हैं, उनकी भी आंखें भरी हैं। नानी जी अर्चना के कंधे पर हाथ रखती हैं तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं। नानी जी, सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखिए, थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, वो ठीक है, आग की वजह से कहीं कहीं स्किन जल गई है, जो प्रॉपर दवा लगाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सदमे में है और डर भी गई है, लेकिन मुझे लगता है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इतने लोग जो हैं उनकी देखभाल के लिए फिलहाल उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ वक्त बाद शैलेंद्र जी घर चलने को कहते हैं तो नानी जी शैलेंद्र जी से कहती हैं, बेटा अभी उदित की ऐसी हालत में ले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्हें और सुहाना को यहीं रहने दें। मेरी माने तो आप लोग भी यहीं रुक जाएं। शैलेंद्र जी, ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो उदित, उसकी माँ और सुहाना यहीं रुक जाते हैं। दीदी का बीपी लो हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेकर घर जाता हूँ। शैलेंद्र जी घर चले जाते हैं। अर्चना जी दोनों बच्चियों के साथ सिंघानिया मेंशन में ही रुक जाती हैं। आदित्य, नीरो और सुहाना उदित के पास बैठे हैं। आदित्य उदित के घाव को ही देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। नीरो, भाई टेंशन ना ले, ठीक है वो, और तू भी तो उनके साथ, हम सब भी तो हैं। चल कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ खाया भी नहीं है। आदित्य, नहीं भाई, बिल्कुल भूख नहीं है। फिर सुहाना की तरफ देखकर, दी आप जाओ कुछ खा लो। सुहाना मना करती है तो आदित्य कहता है, अगर अभी उदित कहती तो भी आप नहीं जाते? सोच लो वही कह रही है, भाई ले जा इन्हें, कब से रो रही है। आदित्य के कहने पर नीरो सुहाना को लेकर हाल में आता है। आदित्य उदित के चेहरे के बालों को पीछे करके उसके माथे पर किस करता है, फिर धीरे से उसके हाथ को पकड़कर उसे हल्के से सहलाता है। आंखों में भरे आंसू आखिरकार बहने ही लगते हैं। आदित्य की आंखों से आखिरकार आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ये सब क्या हो गया। कहाँ वो सब एक साथ खूबसूरत भविष्य के सपने बुन रहे थे, और कहाँ आज उदित इस हालत में है। आदित्य उदित के हाथ देख रहा है, जिसकी चमड़ी आग की वजह से जलकर लाल हो गई है। आदित्य उसके हाथों पर संभाल कर दवा लगाता है। वो उदित के सिरहाने बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, बहुत दर्द हो रहा होगा तुम्हें, जानता हूँ। मैं तो तुमसे तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द दूर करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ आग लग गई। उस आग के बीच तुम्हें फंसा देख जैसे मेरी सांसें ही रुक गई थी। ऐसा लगा जैसे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। जिस बंदे को कभी भी किसी की चोट से फर्क नहीं पड़ा, आज उसे तुम्हारे घाव को देखकर ऐसे दर्द हो रहा है जैसे खुद मेरे जिस्म पर लगे हों। माँ पापा को खोने के बाद आज फिर मैं इतना डरा हूँ। तुम्हें बेहोश देखकर लगा कि मेरी शरीर से जान ही निकल गई है। ये बोलते हुए आदित्य की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उदित के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए, प्लीज़ उदित, तुम कभी भी मुझे छोड़ने का सोचना भी मत, वरना मैं मर जाऊंगा।
हाँ पता है, मन ही मन में तुम हंस रही होगी कि मास्टर सिंघानिया ये सब बोल रहा है, लेकिन यही सच है। अब तुम मेरी रूह का वो हिस्सा हो जिससे जुदा होकर आदित्य राय सिंघानिया जिंदा नहीं रह सकता है। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। आदित्य के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखकर गेट पर खड़े नीरव और वंदना अंदर आते हैं। उन्हें देखकर आदित्य अपने आंसू पोंछ लेता है। वंदना आदित्य के पास स्टूल पर बैठते हुए, अब आप हमसे भी अपने आंसू छिपाएंगे आदि? आपको क्या लगता है हम नहीं जानते इस वक्त आप पर क्या बीत रही है? आपको भले से लगता है आप अपने इमोशंस को छुपाने में उस्ताद हैं, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं। आपके अंदर चल रही हर बात आपकी आंखों में समझ जाती हूँ मैं। आदित्य, नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस उदित को ऐसे देखा तो रहा नहीं गया। कितनी तकलीफ में है ये। वंदना, हम इतने भी ना समझ नहीं हैं आदि कि आपके दुख को अब आपके बोलने पर ही समझे। आप भाई से पहले बेटे हैं हमारे। बचपन से देखा है आपको, किसी की तकलीफ का एहसास करना आसान नहीं होता है। ये वही कर सकता है जो अपनी रूह को सामने वाले की रूह से जोड़ ले। आपने उदित को अपने दिल में वो जगह दे दी है जहाँ तक कोई लड़की आज तक नहीं पहुँच पाई है। अपने आंसू को छिपाते हुए आपको तो आदत है खुद के दर्द को अपने अंदर समेट कर अपनों को खुशी देने की, लेकिन हम भी आपकी दी हैं। हम जानते हैं आप कितना प्यार करते हैं उदित जी से। ये बात तो हम बहुत पहले समझ गए थे, बस आपके बताने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आप तो अपनी दी को इस काबिल ही नहीं समझते हैं कि हमसे अपने मन की बातें शेयर कर सके। हमने सोचा था माँ के जाने के बाद हमारे भाई ने वो दर्जा हमें दे दिया है, लेकिन शायद हम गलत सोच बैठे थे। ये कहकर वंदना की आवाज़ भारी हो जाती है और वो उठकर बाहर जाने लगती है। आदित्य वंदना का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा देता है और खुद जमीन पर बैठ जाता है। उसकी गोद में सर रखकर आदि बच्चों जैसे रोने लगता है। वंदना भी उसे नहीं रोकती है, बस उसके बालों में अपने हाथ फेरती रहती है। नीरू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। इस आदि को तो उसने भी कभी नहीं देखा था। आज कितने दिनों बाद वंदना के दिल को चैन आया है। सही मायने में आज उसने अपने भाई के मन में अपने माँ का दर्जा बना लिया था। काफ़ी देर रोने के बाद आदित्य अपने आंसुओं को साफ करके वंदना के दोनों हाथों को चूम कर फिर से उसकी गोदी में सर रखकर बोलने लगा, ऐसा नहीं है दी, आपको हर्ट करने का मैं सोच भी नहीं सकता। आपसे कोई बात इसलिए नहीं शेयर करता क्योंकि आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हैं। फिर उदित को देखकर मैं जानता था कि आपको पता है मैं उदित से प्यार करने लगा हूँ। मैंने आपको बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं पहले खुद श्योर होना चाहता था, जानना चाहता था कि आखिर मैं जो महसूस कर रहा हूँ उदित के लिए, क्या वो सच में प्यार है या सिर्फ उदित की तरफ मेरा खिंचाव, क्योंकि वो बाकियों से अलग है। मैं अभी यही फिगर आउट कर रहा था कि नीरव और भाभी की शादी की बातों की शुरुआत हो गई। मैंने सोचा इन दोनों को एक करने के बहाने मैं उदित के साथ रहूँगा और उसके मन की बात जान लूँगा। लेकिन इन दिनों मैं ऑफिस टाइम में बिजी हो गया और उदित घर के फंक्शन में। उन सब के बीच में टाइम ही नहीं मिला। मुझे लगा शादी और पूजा में मैं उदित के साथ रहूँगा और अपने मन की बात कह दूँगा। ऐसा कुछ हो उससे पहले यह हादसा हो गया। और आज जब यह हादसा हुआ तो मेरे अंदर सिर्फ एक बात चल रही थी कि उदित को कुछ नहीं होने देना है। उस वक्त मुझे किसी और का ख्याल ही नहीं आया, खुद का भी नहीं। तब मुझे समझ आया कि ये एहसास प्यार ही है। दी, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, उदित को प्यार से देखते हुए, लेकिन पता नहीं इसे कब एहसास होगा इस बात का कि मैं इसके लिए क्या महसूस करता हूँ। ये फीलिंग सच में बहुत अजीब है। पहले मैं इस फीलिंग को बकवास समझता था, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि ये वही इमोशनल जिसमें आप खुद के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जिससे आप प्यार करते हैं। और आज तो ऐसा लगा कि मैं अपने प्यार को बिना पाए ही खो दूंगा। आदित्य एक सांस में ही सब बोल दिया। वंदना आदित्य के सर पर प्यार से हाथ फेरकर, आदि, ऐसा कभी नहीं होगा। उदित आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। माना प्यार की राह मुश्किल होती है, लेकिन इसे मंजिल जरूर मिलती है। मुझे और अपने जीजू को देखो, छोटे और सुहाना जी को देखो। हमारा प्यार भी तो पूरा हुआ ना। हाँ, तुम्हारे प्यार में थोड़ी मुश्किलें आएंगी क्योंकि आप दोनों बहुत अलग हो, जैसे रात और दिन। लेकिन जब उदित जी को
आपके प्यार का एहसास होगा तो वो खुद ही अपने प्यार का इजहार करेगी। अब आप ये बच्चों जैसे रोना बंद कीजिए। देखिए छोटे, आपका मजाक बना रहे हैं। आदित्य नीरो की तरफ देखता है तो नीरो ना में सर हिलाता है। वैसे भी वो उदित जी आपको क्या पिलाती है? मास्टर सिंघानिया। पर ये आंसू बिल्कुल भी नहीं जचते हैं। चलिए कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे में आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। आदित्य दी, उदित ने भी तो कुछ नहीं खाया है सुबह से। तभी सुहाना अंदर आती है। सुहाना, हम जानते हैं आदि भैया आप बहुत प्यार करते हैं बेटू से, लेकिन फास्ट करने से प्यार प्रूफ नहीं होता है। बेटू को तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है तो उन्हें सुबह तक ही होश आएगा। दी सही कह रही है, आप कुछ खा लीजिए वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। सुहाना के ऐसे बोलने से तीनों भाई बहन उसका मुंह देखने लगते हैं। सुहाना नीरो के बगल खड़ी होते हुए, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? हम तो पहले दिन से जानते थे ये बात कि आदि बेटू से प्यार करते हैं। जब वे बेटू को घर लेकर गए थे, ये कहकर सुहाना बड़े सीधेपन से सर झुका लिया। आदित्य भागकर सुहाना को गले लगा लेता है। सुहाना लगभग गिरते गिरते बची। नीरो, संभाल के यार, अभी वो गिर जाती। आदित्य को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। उसने उसे गले लगाकर कहा, आप भी लोग इतने जीनियस क्यों होते हो? सुहाना और बंदना साथ में। अब भाई बहन इतने छुपे रुस्तम हो तो किसी ना किसी को तो जीनियस होना ही पड़ेगा। दोनों ने एक साथ ये बात कही और फिर हंसने भी लगी। आदित्य फिर से सुहाना और वंदना को गले लगा लेता है। नीरो, जो अभी तक चुप खड़ा था। नीरो, क्या भाई, दी और भाभी मिल गई तो भाई को भूल गया? थाली के बैंगन वाली हरकत मत कर, भूल मत। ये बात सबसे पहले मुझे ही पता चली थी, जिस वक्त तू ये मानने को भी तैयार नहीं था। आदि, नहीं मेरे भाई, तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं? आ जा तू भी। चारों गले मिलते हैं। आदित्य वंदना के साथ बाहर चला जाता है। नीरू सुहाना के गले में हाथ डालते हुए, मिसेस सिंघानिया, आप तो बड़ी जीनियस निकली। सुहाना, अब माता रानी ने आपको हमारे नसीब में लिखा था, इसलिए इतना दिमाग तो दिया ही है। नीरू सुहाना को गले लगा लेता है। दोनों हाथ पकड़े कुछ देर वहीं बैठे रहते हैं। फिर आदित्य के आने के बाद सुहाना नीचे आ जाती है, लेकिन नीरू आदित्य के पास ही है। आदित्य, भाई ये बता, सब कुछ इतना परफेक्ट था, फिर वहाँ आग कैसे लग गई? जबकि वहाँ ऐसे कोई चांसेस ही नहीं थे, ना कोई शॉर्ट सर्किट या अदर थिंग। फिर आग कैसे लगी? यही बात बार बार मेरे दिमाग में चक्कर काट रही है। नीरो, यही तो समझ नहीं आ रहा है भाई, आखिर अचानक से आग कैसे लग गई, और वो भी इतनी भयानक? जिस सिचुएशन में आज उदित जी हैं, हमारी वजह से है। अगर आज उदित जी ना होती तो आकाश। नीरो बोलते बोलते रुक गया। आदित्य और नीरो वो इमेजिन करके ही डर जाते हैं। फिर कुछ सोचकर आदित्य नीरो से कहता है, भाई मुझे पता क्यों नहीं लग रहा है कि ये किसी ने जानबूझकर कर दिया है, उदित को नुकसान पहुंचाने के लिए। नीरो आदित्य की तरफ देखते हैं और दोनों साथ में, टिया। नीरो, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? आदित्य, हाँ, जैसे उदित ने उससे बात की और मैं उदित की वजह से उस पर चिल्लाया, उसकी इंसल्ट की। ये बात टिया सूर्यवंशी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उस टाइम वो भले ही चुप रह गई हो, लेकिन मुझे पूरा शक है ये इंसिडेंट उसी ने प्लान किया है। वो कुछ भी कर सकती है, ये तुझे और मुझसे बेहतर भी कोई नहीं जानता। नीरो, लेकिन ऐसे शक करके हम उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। आदित्य, कुछ सोचकर, भाई मुझे कल के पूजा की सारी कैमरा फोटोज इमीडिएटली चाहिए। आई एम डैम श्योर उसे पता भी नहीं होगा कि हमने घर के अंदर भी कैमरे लगवाए हैं। नीरो, कल तक हो जाएगा, अब मैं जाता हूँ, तू भी आराम कर ले थोड़ा, कहकर नीरो चला जाता है। पूरी रात अर्चना जी और बाकी सब के लिए बहुत मुश्किल थी। सबने रात जाग कर ही निकाली। सोफे पर लेटा आदित्य अपने ऑफिस वर्क कर रहा था। हर एक मिनट में उसकी नज़र उदित पर चली जाती। अपना काम पूरा करके आदित्य ने कुर्सी बेड से लगाई और उदित के पास बैठा रहा। सुबह जब उदित की आंख खुली तो उसने देखा आदित्य ने उसका एक हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ उसके माथे पर है। उदित ने आज पहली बार आदित्य को सोते हुए देखा था। काफ़ी थक जाने के कारण आज आदित्य बहुत देर तक सो रहा था। उदित की आंखों के सामने अचानक से कल का हादसा आ गया, जब आदित्य ने बिना सोचे समझे आग में छलांग लगा दी थी उसे बचाने के लिए। उदित ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आदि ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उदित मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से आदित्य का चेहरा देख रही है और गेट पर खड़ी वंदना और सुहाना उदित को देख रही हैं।
कांच से होती हुई सूरज की रोशनी आदित्य के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से आदित्य बच्चों जैसे मुंह बनाता है। ये देखकर उदित ने धूप के आगे अपनी हथेलियां कर दी। आदित्य फिर शांति से सो जाता है। आदित्य के सो जाने पर उदित धीरे से अपना हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य ने उसके हाथों को इस बच्चे जैसे पकड़ रखा था जो अपने पसंदीदा खिलौने को पकड़कर सोता है। तभी नीरो आता है और गेट पर खड़ी वंदना और सुहाना से उनके वहां खड़े होने का कारण पूछता है, तो वंदना उस ओर इशारा करती है। नीरो ये देखकर काफी खुश हो जाता है और दोनों को वहां से चलने को कहता है। जब हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी उदित आदित्य से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती, तो वो आदित्य के कानों में फूंक मारती है। 2-3 बार ऐसा करने पर आखिर आदित्य दूसरी तरह घूम जाता है और उदित चुपके से उठ जाती है। उदित के हाथ का जला हुआ भाग काफी हद तक ठीक था। उदित उठकर गार्डन एरिया की तरफ आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ के पौधे और ये बड़ा सा पूल उदित को हमेशा सुकून देता था। उदित उसमें अपने पैरों को डाले थोड़ी देर बैठी रहती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी पीठ पर को भाग जले होते हैं, वो दर्द होने लगते हैं। उदित अंदर आती है और मिरर में उस जले हुए हिस्से को देखने की कोशिश करती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वो ऐसा नहीं कर पाती, तो ड्रेसिंग टेबल से एक कंघा उठाकर उसे अपनी साड़ी ऊपर करके देखने की कोशिश करती है। इस चक्कर में कंघा जले हुए भाग पर उभरे हुए फफोलों पर जा लगता है और फफोले वाला भाग छिल जाता है। इस वजह से उदित की आह निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य उठने लगता है। आदित्य को उठते देख उदित इस बात से डर जाती है कि अगर आदि ने उसके फफोले के फूटने की वजह से वे घाव को देखे तो वापस गुस्सा करेगा। इसलिए पहले जैसे ही आदित्य का हाथ पकड़कर वापस लेट जाती है, लेकिन उसके पास लेटती है तो उसकी कमर का छिला हुआ हिस्सा और छिल जाता है। उदित के रोकने के बावजूद उसकी आह निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। इस बार उदित की आवाज़ सुनकर आदित्य झट से उठकर खड़ा हो जाता है। आदित्य, क्या हुआ उदित? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।